नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए दो टूक कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट है वह हाईकोर्ट को दरकिनार करके सीधे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच छत्तीसगढ़ में अलग अलग कथित घोटालों से जुड़े मामलों में सीबीआई ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपियों द्वारा दायर मामलों के एक बैच को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया था। दरअसल अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी फाइल की थी जिसमें उनके खिलाफ आगे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण की मांग करने वाली उनकी रीट पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व अधिकारी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास भविष्य में कोई भी मामला आने पर एंटीसिपेटरी बेल या केस रद्द करने के लिए अप्लाई करने का दूसरा तरीका है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने नोट किया कि टुटेजा ने यह पिटीशन फाइल करके प्रीएम्पटोरी डायरेक्शन मांगा है कि उनके खिलाफ आगे कोई एफआईआर रजिस्टर ना की जाए या उन्हें आगे अरेस्ट ना किया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कोई ओमनिबस निर्देश नहीं दिया जा सकता और याचिकाकर्ता को अपने केस 1-on-1 बेसिस पर बनाने होंगे। पूर्व आईएएस अफसर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच के पिछले ऑर्डर के मुताबिक पिटिशनर को हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देने की इजाजत दी गई थी। 2 साल से ज्यादा समय तक कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब पिटिशनर के एप्लीकेशन पर इस बारे में फिर से विचार किए जाने की उम्मीद है। इस पर बीच में टोकते हुए सीजीआई ने कहा उनमें से हर एक दूसरे आरोपी ने अपना केस हाईकोर्ट से भेजा है, आप वहां अप्लाई करें, अगर आपको वहां राहत नहीं मिले तो आप यहां आए। सीजीआई ने आगे कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि याचिकाकर्ता एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने देना गलत होगा। उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुल जाना चाहिए। इस पर अरोड़ा ने जवाब दिया ऐसा नहीं है माय लॉर्ड। इस पर सीजीआई ने कहा तो आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद बेंच ने आखिरकार याचिकाओं के बैच को जनवरी महीने में सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। वहीं अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क की 2014 के बाद से ही कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस बीच बीते 11 सालों में काफी कुछ बदल गया है। बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट हो गया था, तब से ही पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही है। 1971 में जिस बांग्लादेश के गठन में भारत ने योगदान दिया था वहां अब कट्टरपंथियों के समर्थन वाले मोहम्मद यूनुस की सत्ता है और वह भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब जाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि भारत से अलग सार्क जैसे एक नया संगठन भी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खड़ा करना चाहते हैं। इनकी तैयारी है कि इसमें भारत की बजाय चीन को शामिल कर लिया जाए, इससे भारत को घेरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन को साथ लेकर ताकत भी बढ़ाई जा सकेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक अहमद डार ऐसी ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी संघबाद संस्था ने विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के हवाले से लिखा है कि हमारे लिए यह संभव है कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, लेकिन नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आ जाएं। बांग्लादेश के सलाहकार का यह बयान इसाक डार की टिप्पणी के बाद आया है। इसाक डार ने कहा था कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर हम एक त्रिपक्षीय सहयोग शुरू कर रहे हैं, इसमें भविष्य में कुछ और देशों को भी शामिल किया जा सकता है। बांग्लादेशी एजेंसियों के अनुसार हुसैन ने कहा कि डार ने एक बात कही है और भविष्य में हम लोग उस पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। बता दें कि अगस्त में ही इसाक अहमद डार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। 13 सालों के बाद ऐसा मौका था जब किसी पाकिस्तानी नेता ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में 2 बार मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद ही बांग्लादेश के तेवर बदले हुए हैं। इसके अलावा अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। भारतीय न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने रोहिंग्या प्रवासियों से संबंधित मामले में हालिया सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी निंदा की है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान अस्वीकार है। यह बयान 5 दिसंबर को जारी एक खुले पत्र के जवाब में आया है, जिसमें न्यायिक पूछताछ को पूर्वाग्रह के रूप में बताया गया था और न्यायपालिका को अवैध ठहराने
का प्रयास किया गया था। अब 44 पूर्व जजों ने एक संयुक्त बयान में कहा, 5 दिसंबर को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक जवाबदेही एवं सुधार अभियान द्वारा एक खुला पत्र जारी किया गया था, जिसमें भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के हिरासत में लापता होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना अस्वीकार है। इसमें कहा गया कि न्यायिक कार्यवाही केवल निष्पक्ष और तर्कसंगत आलोचना के अधीन होनी चाहिए। इसमें कहा गया है, हालांकि हम जो देख रहे हैं वह सैद्धांतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक नियमित अदालती कार्रवाई को पूर्वाग्रह से प्रेरित कृत्य बताकर न्यायपालिका को अवैध ठहराने का प्रयास है। बयान में कहा गया है, प्रधान न्यायाधीश को सबसे बुनियादी कानूनी सवाल पूछने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारों या हकों पर कोई भी निर्णय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस प्रारंभिक प्रश्न का समाधान न किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ अभियान में सुनवाई के दौरान पीठ की स्पष्ट पुष्टि को नजरअंदाज कर दिया गया कि भारतीय धरती पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को यातना अमानवीय व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। बयान पर 40 से अधिक न्यायाधीशों के हस्ताक्षर है। इसमें कहा गया है, इसलिए हम उच्चतम न्यायालय और प्रधान न्यायाधीशों में अपना पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं। न्यायालय की टिप्पणियों को विकृत करने और असहमति व्यक्तिगत न्यायाधीशों पर हमले के रूप में प्रस्तुत करने के लक्षित प्रयासों की निंदा करते हैं। देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए मानवता और सतर्कता दोनों की आवश्यकता है। यह विवाद रोहिंग्या प्रवासियों की भारत में स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई से जुड़ा है। रोहिंग्या मुसलमान मुख्य रूप से म्यांमार के रखवाइन प्रांत से विस्थापित होकर भारत पहुंचे हैं। भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसलिए देश में शरणार्थियों के लिए कोई संवैधानिक सुरक्षा ढांचा यहाँ उपलब्ध नहीं है। जो भी कानूनी दायित्व है वे भारतीय संविधान, घरेलू आव्रजन कानूनों और समान मानवाधिकार मानदंडों से उत्पन्न होते हैं। हालिया सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने रोहिंग्या प्रवासियों द्वारा किए जा रहे दर्जे पर एक मूलभूत कानूनी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा था, कानून में किसने वह दर्जा प्रदान किया जो अदालत के समक्ष दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के कानूनी दर्जे पर तीखा सवाल किया था और पूछा था कि क्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मनचंदा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणियां की। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यहां अधिकारियों की हिरासत से कुछ रोहिंग्या लापता हो गए हैं। वकील ने आरोप लगाया कि मई में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या को पकड़ा था और वे कहाँ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, यदि उनके पास भारत में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है तो वे घुसपैठिए हैं। उत्तर भारत में हमारी सीमा बहुत संवेदनशील है। यदि कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उनका यह कहकर स्वागत करेंगे कि हम आपको सभी सुविधाएं देना चाहते हैं। अदालत ने कहा, उन्हें वापस भेजने में क्या समस्या है। पीठ ने कहा, भारत ऐसा देश है जहां बहुत से गरीब लोग हैं और हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, पहले आप प्रवेश करते हैं, आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, आपने सुरंग खोदी या बाढ़ पार की है और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए, फिर आप कहते हैं अब जब मैं प्रवेश कर गया हूं तो आपके कानून मुझ पर लागू होने चाहिए और मैं भोजन का हकदार हूं, मैं आश्रय का हकदार हूं, मेरे बच्चे शिक्षा के हकदार हैं। क्या हम कानून को इस तरह से खींचना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या को केवल प्रक्रिया के अनुसार ही निर्वासित किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, हमारे देश में भी गरीब लोग हैं, वे नागरिक हैं, क्या वे कुछ लाभों और सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। यह सच है, अगर कोई अवैध रूप से प्रवेश भी कर गया है तो हमें उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप उन्हें वापस लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अनुरोध कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।